बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन और साथ ही कल के लिए क्या रखें आप स्ट्रैटेजी। कल की तैयारी कराने के लिए शो में हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे बातचीत करेंगे और कल के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है एमडी सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय करा देते हैं। हम आज कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, साथ ही वरुण हमें बताएंगे कल आने वाले आईओसी के नतीजे कैसे रह सकते हैं। मानसी से जानेंगे चीनी की एमएसपी बढ़ाने की अर्जी का पूरा मामला क्या है। देवांशी बताएंगे एनबीएफसी पर क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट और कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन देखा तेजी का माहौल और तेजी के साथ करीब 2 महीने की ऊंचाई पर बाजार जाकर बंद हुआ। निफ्टी 185 अंकों के उछाल के साथ 15,100 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 600 अंक उछलकर 50,200 के पास पहुंच गया। निफ्टी बैंक में 450 अंकों से ज्यादा की तेजी रही और ये 33,900 के ऊपर बंद हुआ। आज के सुपरस्टार रहे ऑटो शेयर। महिंद्रा एंड महिंद्रा 6% उछलकर निफ्टी का टॉप गेनर आज बना। एफआईआई और डीआईएस के डेटा क्या कहते हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 618 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। वहीं डीआईआई ने भी 450 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में खरीदारी की। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आई इस तूफानी तेजी की वजह क्या है। भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से एक बड़ा दमदार ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जहां पर शानदार खरीदारी होती दिखी। बड़े गैप के साथ बाजार खुलते दिखे और गैप भी ऐसा कि 15,000 के बड़े आंकड़े के ऊपर खुलकर दिन भर टिकते नजर आए। तो आज जो बाजारों में तेजी का जोश आया उसके पीछे जो कारण थे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो कोरोना के मामले लगातार दूसरे दिन 3 लाख से कम, ये बाजार में कॉन्फिडेंस भरते हुए नजर आया कि कोरोना का पीक लगभग हो चुका है देश में और अब यहां से सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। स्पेशली मुंबई और दिल्ली की हालत देखकर बाजार में जोश आया कि अब हालात बेहतर होते दिख रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स में भरपूर तेजी होती हुई दिखी है, वहां से संकेत बहुत बेहतर आते दिखे। डाउ फ्यूचर सुबह से 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तीसरा बड़ा एक्शन आता दिखा है नतीजों के लिहाज से, लगातार नतीजे बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं। चौथा, कल फिर से 14,900 के ऊपर की जो क्लोजिंग मिली है भारतीय बाजारों में वो तकनीकी तौर पर मजबूती का संकेत दे रही थी। पांचवा, एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े कल की तेजी के बावजूद थे, लेकिन वायदा कारोबार में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग शुरू की और जिस तरह से एफआईआई अपने लॉन्ग पोजीशन पर काफी निचले स्तरों पर आ गए, इस बात की पूरी संभावना थी कि वो अब बेचना बंद करेंगे और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी करेंगे। इससे भी बाजार में जोश आता हुआ दिखा। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो भरपूर एक्शन है उसने तेजी का सिक्सर लगाने में मदद की। इन सारे 6 कारणों की वजह से बाजार में आज भरपूर जोश मिला। न सिर्फ 15,050 की अहम क्लोजिंग बल्कि 15,100 के ऊपर निकलकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे और बैंक निफ्टी भी 33,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन रहा, चौतरफा खरीदारी रही। तो बाजार में जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो कमाल की है। अगर ग्लोबल मार्केट्स ने मूड माहौल खराब नहीं किया तो भारतीय बाजार अपने दम पर और कोरोना के घटते आंकड़ों के दम पर आगे बढ़ने को तैयार है। ये संकेत साफ आते दिख रहे हैं। मोमेंटम बेहद स्ट्रांग है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे को बाजार ने लंबे समय बाद पार किया। तो फरवरी में जो बेहतरीन तेजी देखने को मिली और उसके बाद बाजार सुस्ती और कंसोलिडेशन के मूड में चले गए थे, अब ऐसा लग रहा है कि बाजार वहां से ऊपर निकलकर लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने को तैयार है। तो लगातार दूसरे दिन इस हफ्ते बाजार में भरपूर शानदार बेहतरीन चौतरफा तेजी देखने को मिली है। तो बाजार के लिए कल के संकेत क्या होंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स भी अनिल जी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो बाजार में ये तेजी देखी गई उसके पीछे किन सेक्टर्स का हाथ रहा ये समझना जरूरी है। हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का रुख कर लेते हैं। कुशल, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। जी, तो इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन बाजारों ने आज शानदार उछाल के साथ क्लोजिंग दिखाई, जिसमें अगर आप देखें तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा तेज़ी जिस स्पेस से आई वो थी ऑटो स्पेस और वहाँ पर M&M और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स ने 4 से 5% के गेंस के साथ अपनी क्लोजिंग दिखाई। यही नहीं, टाइटन और बजाज फाइनेंस भी अच्छी तेज़ी के साथ बंद होने में सफल हुए। इनफैक्ट निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो वहाँ पर आप देखिए भारती एयरटेल करीब 2.5%
गिरकर बंद होता हुआ दिखा, साथ ही आईटीसी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी दबाव रहा। लॉजिस्टिक्स स्पेस आज का सबसे बेहतरीन सेक्टर निकल कर आया है, जहां पर ऑलमोस्ट आप देखिए गति में तो 20% तक का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। यही नहीं, टीसीआई एक्सप्रेस जो हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी बताया है, वहां पर भी 18-19% के इंट्राडे गेन्स आए थे। साथ ही वीआरएल लॉजिस्टिक्स, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में इंटायर स्पेस में दमदार उछाल हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो होटल स्पेस और साथ ही जितने भी स्टॉक्स हैं इससे जुड़े हुए होटल स्पेस से, चाहे इंडियन होटल्स, ओरिएंटल होटल्स लीजिए, यहाँ पर दमदार तेज़ी बनती हुई दिखी। और ऑटो स्पेस, फ्रंटलाइन स्पेसेस में सेक्टर्स जो हैं उसमें अशोक लेलैंड करीब 6-6.5% के इंट्राडे गेंस इसने दिखाए। साथ ही भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स में भी 3 से 4% तक का उछाल आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। पीएसयू बैंक्स लेकिन जो है आज लूज आउट करते हुए दिखे। यहाँ पर कैनरा बैंक नतीजों के बाद 4% का फॉल आया। यूनियन बैंक, इंडियन बैंक में भी दबाव साफ तौर पर देखने को मिला। और एफएमसीजी स्पेस में भी गोदरेज कंज्यूमर्स 2-2.5% की गिरावट यहाँ पर रही और ये टॉप लूजर निकल कर आया इस सेक्टर से। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो टाइटन यहाँ पर जय का जो कॉल था और बजाज ऑटो किरण जी ने जो कॉल दिया था काफ़ी कारगर साबित होते हुए दिखे। तो ओवरऑल बाजार का जो मोमेंटम है वो आज भी जारी रहा। अब कल देखना होगा कि किस तरह से बाजार पैन आउट करते हैं। विकास जी के पास जा रहे हैं। सर, अब बाजार के इस मोमेंटम को देखकर आप क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे? साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी आपकी होगी और पोजिशनल व्यू कहां पर आप रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 2 दिनों में मतलब आज और कल हमने एक दमदार तेजी बाजार में देखी। इसका जो एक मुख्य कारण था, एक तो इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव थे, उसका सहारा मिला। फिर बाजार जो पिछले कुछ सप्ताह में गिरा हुआ था तो काफी ओवरसोल्ड नजर आ रहा था, तो उसके कारण भी एक शॉर्ट कवरिंग भी होनी थी। और तीसरा जो सबसे अहम कारण था, कोरोना के केसेस में जो सुधार आया, जो 4 लाख के ऊपर केसेस आ रहे थे पहले पूरे कंट्री में, वो घट के अब 2,60,000 के आसपास आ गए। तो उससे भी बाजार को कुछ राहत मिली और मुझे लगता है इसी कारण से एक अच्छी तेजी बनी। और आगे भी मुझे लगता है कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स हिटिंग आवर न्यू हाई, जो हमारे अर्लियर हाइज है 15,400 के ऊपर के। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी हम उन हाइज को छूने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। जहां तक कल के लिए मेरी पिक का सवाल है, मेरा पिक रहेगा कल के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो कि आज 159-160 के आसपास बंद हुआ है। एक दमदार कंपनी है, कैसीनो का बिजनेस है, जो कि इनका गोवा, सिक्किम और दमन में है। अब ड्यूरिंग लॉकडाउन इनके कैसीनोज भी बंद है, बट अब जैसे जैसे कोरोना के मामले में कमी आ रही है, मुझे लगता है अब बियॉन्ड 30th में ये लॉकडाउन आगे एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो उस केस में इनके जो बिजनेसेस है, कैसीनोज है, वो भी चालू हो जाएंगे। और बाकी इनका ऑनलाइन गेमिंग का एक बड़ा बिजनेस है और इसमें इन्होंने एक हल्ला प्ले करके इनका फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है, जो कि नजारा टेक्नोलॉजीज के साथ भी टाई अप है, तो वो भी अच्छा कर रहा है। और फिर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला और राधा किशन दमानी जी का भी इसमें निवेश है। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मुझे लगता है कल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें कल का टारगेट है 170 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। और बाकी पोजिशनल तौर के ऊपर मैंने एक सीमेंट स्टॉक को पिक किया है, जेके सीमेंट, जो कि आज 2800 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है और इस सेक्टर पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ। अभी तक जो नतीजे आए हैं, जैसे बड़े जो कंपनीज है अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक, उनके तो अच्छे आए ही हैं। साथ में जो मिड साइज कंपनीज है जैसे बिरला कॉर्प है, ओरिएंट सीमेंट, सागर सीमेंट, सबके नतीजे अच्छे आए हैं। तो मुझे लगता है जेके सीमेंट भी इस क्वार्टर में बहुत अच्छे नतीजे दे सकती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। इस स्टॉक में 2800 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा पोजिशनली इस पे 3100 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 2700 रुपए। तो विकास जी की 2 पिक्स अब तक की, डेल्टा कॉर्प में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह है और पोजिशनल व्यू जेके सीमेंट में रखने का सुझाव दे रहे हैं विकास सेठी। विकास जी से बातचीत जारी रहेगी। आने वाले नतीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। आईओसी के नतीजे कल आने वाले हैं, नतीजों से एक्सपेक्टेशंस क्या है समझते हैं। वरुण है हमारे साथ। वरुण, जरा बताएं मार्च तिमाही में आईओसी से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आईओसी के नतीजे थोड़े कमजोर रहने वाले हैं। वैसे तो देखिए, इस कंपनी का जो पेटकेम का कारोबार है वहां से अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी कंपनी की रिफाइनिंग कारोबार में, जहां पे थोड़ा प्रेशर आने वाला है। साथ ही साथ वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो मार्केटिंग मार्जिन है वहां पे थोड़ी गिरावट आने वाली है और इन सब का इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के आपको ओवरऑल रेवेन्यूज या फिर मार्जिन में देखने मिलेगा। कंपनी की जो मार्केटिंग मार्जिन है करीब 6.5 से गिर के 4 के आसपास आ सकते हैं और कंपनी का जो ओवरऑल मार्जिन है उसके चलते इस पर इम्पैक्ट होगा। 9% से गिर के कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है 6.8% पे आएंगे। रेवेन्यू जरूर 29% बढ़ेंगे, लेकिन देखिए एबिटा करीब 3-3.25% गिरेगा और मुनाफा जो है उसमें 8-9% के आसपास की यहाँ पे बढ़त हो सकती है।
4,917 करोड़ से बढ़ के 5,350 करोड़ के आसपास से आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक कंपनी को इन्वेंट्री गेन भी हो सकता है। माना जा रहा है कि $4 से $6 प्रति बैरल के आसपास का इन्वेंट्री गेन जो है वो इस कंपनी को हो सकता है, और जो GRM पर बैरल है वो करीब 3.5 से 4 के आसपास आ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इन्वेंट्री गेन का फायदा कंपनी को मिलेगा, सेल्स वॉल्यूम में बढ़ोतरी का फायदा कंपनी को मिलेगा, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़े सुस्त रह सकते हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केटिंग मार्जिन गिरेंगे और रिफाइनिंग कारोबार से थोड़ा दबाव आने वाला है। तो ऑपरेशनली थोड़े वीक, आय और मुनाफा जो है वो अच्छा रहेगा। चलिए, तो IOC के नतीजों का अनुमान तो हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। जरा चीनी पर अपना फोकस शिफ्ट करें, क्योंकि चीनी की MSP बढ़ाने की अर्जी है। अब ये पूरी खबर क्या है जरा समझते हैं। मानसी हमारे साथ है। मानसी, शुगर मिलों ने सरकार से क्या गुहार लगाई है? जी बिल्कुल, देखिए चीनी की MSP बढ़ाने की अर्जी यहां पर आती हुई दिखी है। ISMA यानी कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार से चीनी की MSP बढ़ाने की गुहार लगाई है। MSP बढ़ने से मिलों को कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, फरवरी 2019 से चीनी मिलों की कीमतें जो है 31 से 33 रुपए प्रति किलो पर स्थिर है। तब से लेकर अब तक इतनी ही है, और नीति आयोग की बनाई टास्क फोर्स ने दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने की सिफारिश की है। MSP बढ़ने से मिलों और किसानों दोनों को फायदा होता हुआ दिखेगा। देश भर में 15 मई तक 303 लाख टन चीनी उत्पादन होता हुआ दिख चुका है। अब शुगर मिलों की स्थिति की अगर बात करें, देखिए 120 में से 99 चीनी मिलों का कामकाज फिलहाल ठप है। पिछले साल मई में 46 मिलें चालू थी, इस साल सिर्फ 21 मिलों में कामकाज चालू है। नकदी की समस्या से चीनी मिलें कम दाम पर चीनी बेचने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। किसानों को FRP यानी कि उत्पादन खर्च देना भी फिलहाल मुश्किल होता हुआ चीनी मिलों के लिए दिख रहा है। अब शुगर एक्सपोर्ट की स्थिति अगर आप जानें, आपको बता दें जनवरी से अप्रैल के बीच 37 लाख टन चीनी जो है उसका एक्सपोर्ट होता हुआ दिखा है। मई के अंत तक और 7 से 8 लाख टन एक्सपोर्ट का लक्ष्य है। सरकार ने 60 लाख टन एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। फिलहाल सरकार की अगर बात करें, ये जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसे मेंटेन करना काफी जरूरी हो जाता है, और इसी के चलते अगर MSP बढ़ती है तो ये तमाम चीजों में फायदा मिलता हुआ दिखेगा। सरकार अगर MSP बढ़ाती है तो किसान और साथ ही चीनी मिलों के लिए फायदे की बात होगी, और इसी के चलते शुगर स्टॉक्स जो हैं वो लगातार फोकस में रहेंगे। विकास जी, शुगर स्टॉक्स पर आपकी राय और कोई पसंदीदा शहर? बिल्कुल स्वाति, इस सेक्टर पे मैं बहुत ही बुलिश रहा हूँ और मैंने कई बार नेशनल लेवल्स पे कई स्टॉक्स को रिकमेंड करा है, जैसे आंध्रा शुगर, EID पेरी, BCM श्रीराम, आपके बलरामपुर चीनी, सभी स्टॉक्स को मैंने नेशनल लेवल्स पे रिकमेंड करा और वहां से दमदार रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। और अभी भी यहाँ से ये तेजी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, जिस तरह से शुगर के इंटरनेशनल प्राइसेस भी फर्म अप हुए हैं, और प्लस जो एथेनॉल के कारण भी इनकी जो बैलेंस शीट है उसकी क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। तो ऑल इन ऑल सेक्टर पे बुलिश हूँ, और अभी भी अगर खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है EID पेरी या फिर आंध्रा शुगर, ये दोनों स्टॉक्स मेरे पसंदीदा स्टॉक है। कोई भी गिरावट में इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो चलिए शुगर स्टॉक्स की बात हुई, आगे बढ़ते हैं। NBFCs की बात करें तो NBFCs पर कोरोना का बड़ा असर पड़ा है और बाकायदा RBI की एक रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में क्या खास है समझते हैं देवांशी से। देवांशी, जरा बताएं, RBI ने ये जो NBFC की जो ये रिपोर्ट है उसमें किस तरीके की चिंताएं जताई हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए RBI ने कल एक मंथली बुलेटिन जारी किया था और उसमें उन्होंने एज अ सेक्टर NBFCs पर जो कोरोना की दूसरी वेव है इस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने की बात कही है। इनका कहना है कि जो दूसरी वेव है उसमें सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है वो है मांग को लेके। पहली वेव में हमने देखा था सप्लाई को लेके काफ़ी चिंता बनती हुई दिख रही थी, लेकिन इस वेव में सप्लाई को लेके कोई चिंता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो मांग है वो कम होने की चिंता सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। एम्प्लॉयमेंट कम होता हुआ दिख रहा है, जो स्पेंडिंग पावर है, परचेजिंग पावर है, वो कम होता हुआ दिख रहा है, और इसके चलते NBFCs पर सबसे ज़्यादा खतरा बनता हुआ दिख रहा है। इनका ये भी कहना था कि इस बार जितने भी मैक्रोज आते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ई-वे बिल्स होते हैं, दूसरे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, अप्रैल मई महीने में थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके चलते NBFCs इकोनॉमी को लेके थोड़ी सी चिंता जरूर बनती हुई दिख रही है। साथ ही NBFCs के लिए अहम बात ये भी कही गई है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो NBFCs हैं उनकी ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है, और ये चिंता वाली बात है। ओवरऑल अगर आप NBFCs को देखते हैं तो उसमें जो MSME को लेंड करती हैं कंपनीज, उन पर काफ़ी ज़्यादा चिंता बनती हुई दिख रही है।
वहाँ पे ज़्यादा खतरा बन रहा है, लेकिन जो दूसरी तरफ रिटेल को लेंड करती है वहाँ पे डेलिक्वेंसीज या फिर जो असेट क्वालिटी का दबाव है वो कम देखने मिला है, अच्छी रिकवरीज देखने मिली थी, तो वहाँ पे चिंता थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। FY21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में जो मुनाफा था NBFCs का वो थोड़ा सा बेहतर आता हुआ दिखा था, लेकिन वो केवल इसलिए क्योंकि इस बार उनके जो खर्च हैं वो कम होते हुए दिखे थे, आय इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखी थी। असेट क्वालिटी में भी हमने देखा था जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हुए दिखे थे, जो राहत दी गई थी, इसके चलते जो असेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतर देखने मिल रही थी, लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स है वो अब धीरे धीरे आते हुए दिखेंगे। तो जो रिस्ट्रक्चरिंग है, असेट क्वालिटी के नंबर्स हैं, इस पर आने वाली दिनों में नज़र रखनी चाहिए। साथ ही इनका ये भी कहना था कि आने वाले समय में ओवरऑल जो NBFCs है इनके असेट क्वालिटी पर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन अहम बात यही है कि डिमांड जो है वो इस बार थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है और वहाँ से चिंता बन रही है। सप्लाई को लेके कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, परचेसिंग पावर है, वो इस बार थोड़ा सा कम हुआ है और उसी के चलते NBFCs को लेके भी थोड़ी सी चिंता बनती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया देवांशी, NBFC पर RBI रिपोर्ट की जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। आइए अब बढ़ते हैं शो में आगे और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। अब कल के लिए कौन सा कमाई का ऑप्शन बताने वाले हैं आज आप? स्वाति जी नमस्ते, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को। तो पहले ये बता दूं कि कल का जो ऑप्शन था बजाज फाइनेंस, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया जल्दी ही, और सीमेंस के अंदर अभी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, वो जो कि त्यों खड़ा है और आप उसको प्राइस के साथ बढ़ाते जाइए। तो आज के जो ऑप्शन हैं स्वाति जी वो हैं बर्जर पेंट्स और अल्ट्राटेक। तो दोनों ही सेक्टर ठीक लगते हैं, और बर्जर के अंदर बेसिकली अभी तक हम इंतजार करते थे कि स्टॉक्स नीचे आए तब जाके लें, लेकिन अभी जब मार्केट जिस तरह से है उसी पे मैं पिछले 2 दिन से ऐसे ही दे रहा हूँ कि जो मार्केट खुले वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो बर्जर का 790 का कॉल मई महीने का 21 रुपए पे लीजिए, स्टॉप लॉस 14 रुपए, टारगेट आपका 35। और अल्ट्राटेक सीमेंट जो भी उतना ही बढ़ा है, करीब 1.8% बढ़ा है आज, तो 6700 की कॉल मई महीने की, ऑफ कोर्स 106 रुपए पे लिया जा सकता है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट आपका रहेगा 165। तो ध्यान रखिए, अगर बाई चांस अगर आप नीचे लेना चाहें तो मार्केट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो मैंने बताए वही रहेंगे, उसके अनुसार आप चेंज कर सकते हैं स्ट्रेटजी विदाउट चेंजिंग द स्टॉप लॉस, और टारगेट सेम रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 75 से 100 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि ग्लोबल मार्केट से अच्छी मजबूती के संकेत हैं। यूरोप मजबूती के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज के सेशन में फिर से FIs की तरफ से वायदा कारोबार में खरीदारी के शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। लेकिन इसके अलावा वीकेंड पर आमतौर पर टेस्टिंग कम होती है, आंकड़े कम आते हैं, इसका असर आप सोमवार और मंगलवार के आंकड़ों पर जरूर देखते हैं। लेकिन कल जब बुधवार को कोरोना के मामले आएंगे तब अगर 3 लाख से नीचे का आंकड़ा दिखा तो बाजार बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगा और तेजी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब जो लेवल्स अहम है 14,950, 15,050, ये 100 पॉइंट की रेंज बाजार के लिए बड़े मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, आसानी से टूटेगी नहीं। ऊपरी स्तरों पर 14,200, 250 की तरफ बाजार जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद 14,350 तक की भी अगली रेंज बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। 34,000 पार करने के बाद 34,500 से 34,800 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ बनती हुई दिखेगी, तो बैंक निफ्टी भी वहां जाने की कोशिश जरूर करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन न थकने वाला है, न रुकने वाला है, न कम होने वाला है। यहां पर एक्शन कल भी भरपूर रहेगा और वहीं पर आपके लिए बेहतरीन मौके भी बनेंगे, तो इन सब पर करना है फोकस। कल का सेशन उम्मीद की जाए जिस तरह के संकेत हैं तेजी की हैट्रिक लगाने के लिए बाजार पूरी तरह से तैयार होते दिखेंगे। बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं, हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए अनिल जी की अभी हम निफ्टी पे व्यू सुन रहे थे और उसी को फॉलो करते हुए एग्जैक्टली मार्केट में बिल्कुल जिस तरीके से आज मोमेंटम बना है, तो 15,000 14,900 पे काफी एग्रेसिव
पुट राइटिंग देखने को मिली और जिस तरीके से सेटअप है मार्केट का ये दर्शाता है कि 15,200 को हम जल्दी क्रॉस करेंगे। तो 15,200 का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 49 रुपीज में आज क्लोज हुआ है, 30 रुपए के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हमें लग रहा है 90 रुपए से 100 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से 15,250 इवन 15,300 की तरफ अटेम्प्ट करता हुआ दिखेगा। तो 15,200 का कॉल ऑप्शन बाय करके इस मूव को प्ले करने की सलाह देंगे। मेटल पैक हमें यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है, तो कल के सेशन के लिए वेदांता VEDL को फोकस में रखा जा सकता है। हमें लगता है कल इसको बाय किया जा सकता है 280 के स्टॉप लॉस से। हमें लग रहा है जिस तरीके से इसमें सेटअप है, चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है, 295 से 300 तक के टारगेट कल के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो VEDL वेदांता बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन में। शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब विकास जी आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां करने की सलाह दे रहे हैं आज आप? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा आज का पिक है, एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। इस स्टॉक को कई बार मैंने चैनल पर रिकमेंड किया और हाल ही में फ्राइडे को जो 2:30 बजे सदाबहार सेठी साहब सेगमेंट आता है वहां पे 205 के लेवल पे मैंने रिकमेंड करा था और आज ये स्टॉक 230 के हाईस टच करके 225-26 पे बंद हुआ है। इस स्टॉक में यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है और कार्बन ब्लैक की डिमांड और उसके प्राइसेस में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। उसका फायदा इस कंपनी को होना है। मार्च तिमाही के नतीजे भी देखेंगे तो बेहद ही शानदार थे। इस कंपनी ने 72 करोड़ पिछले साल जो मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट था उसके सामने 127 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। फिर अभी कुछ महीनों पहले ही 7 रुपए का डिविडेंड भी दिया था इस कंपनी ने। बाकी दमदार फंडामेंटल्स और कई एक्सपेंशन भी करे कंपनी ने जिसके जो परफॉर्मेंस में जिसके कारण से सुधार और आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। 9 से 12 महीने में कंफर्टेबली 300 रुपए तक के लेवल्स इसमें बिल्कुल देखे जा सकते हैं। लंबी अवधि की खरीदारी फिलिप्स कार्बन ब्लैक में करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही।